बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूं प्रोफेसर राजा वाजिद अली। आप सब बच्चे मुझसे शुमारियात यानी कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। हमारी क्लास आज सेकंड ईयर की क्लास है जिसमें हम 15 चैप्टर जिसका नाम एसोसिएशन है हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। 15.3, 15.2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 15.3 और 2 के बाद 15.1 एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 और उम्मीद करते हैं कि हो सकता है कि 5 क्वेश्चन भी आज की यही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ ज़िंदगी और मौत की दुआ से करते हैं। हम अपने रब से दुआ मांगते हैं इन अल्फाज के साथ कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयाते सादतन वल मौते शहादतन। ए मेरे परवरदिगार, ए हम सब के रब, ए हमारे अल्लाह, हम सब को अता कर अल हयात सादतन, ऐसी ज़िंदगी जो सआदत वाली हो, वल मौत शहादतन, और मौत हम सबको अता फरमा शहादत वाली। आमीन। इसके साथ हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, जिसमें डिफ़ाइन द कंसिस्टेंस ऑफ द डेटा। डेटा कंसिस्टेंस कब होता है? जब अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज में से कोई एक क्लास फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाए तो डेटा कंसिस्टेंट हो जाता है। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी हम लास्ट लेक्चर में समझ चुके हैं कि ए बी ब्रैकेट, अल्फ़ा बी ब्रैकेट, ए बीटा ब्रैकेट और अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट। 2x2 कॉन्टिजेंसी टेबल में ये जो 4 वैल्यूज़ होती हैं इनको अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी कहते हैं। अगर इन चारों क्लास फ्रीक्वेंसीज में से कोई एक क्लास फ्रीक्वेंसी जो है वो नेगेटिव हो जाए तो हम अपने क्वेश्चन को वहीं पे स्टॉप कर देंगे और ये लिख देंगे कि ये डेटा जो है ये कंसिस्टेंट है, ये डेटा जो है ये नॉट कंसिस्टेंट है, लिहाजा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अगर ये चारों वैल्यूज़ पॉजिटिव होंगी तो कंसिस्टेंस होगा, और इन चारों में से कोई एक वैल्यू भी नेगेटिव होगी तो डेटा जो है वो नॉट कंसिस्टेंट होगा, उसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस पॉइंट को समझने के बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट देखते हैं, और बी पार्ट में उसके 3 मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए हैं। जनाब हम देखें जी क्वेश्चन नंबर 3 और उसका बी पार्ट, और उसमें क्या पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, फाइंड, मालूम करके बताएं इनमें से कौन सा डेटा जो है गिवन जो नीचे दिए हुए हैं इन each case are consistent, in each case are consistent. Number 1, first part। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है जी, n is equal to 120, a bracket is equal to 82 और ए बी ब्रैकेट वो आपके पास है जी 90।
ये 3 बातें देने के बाद वो पूछता है डाटा जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। अगर हम इन्हीं बातों को ये 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल में फिट करते हैं और फिर देखते हैं कि अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज की वैल्यूज़ क्या हैं। n हमारे पास n है जी 120, n की वैल्यू है 120। a ब्रैकेट वो आपके पास यहाँ पर है 82, a ब्रैकेट हमारे पास 82 है। a b ब्रैकेट वो है जी 90। अब बाकी जो वैल्यूज़ हैं ये हमने कोशिश करनी है कि सॉल्व करें। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसी 1, 2, 3, 4, ये बीच वाली 4 वैल्यूज़ अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज हैं। इन चारों वैल्यूज़ में से कोई एक वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो डाटा नॉट कंसिस्टेंट होता है। अगर मैं गौर करूं कि यहाँ पे 82 है, यहाँ पर क्या है 82, यहाँ पे 90, इन दोनों को प्लस करने से 82 आता है। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे हमें -8 लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा -8, अब देखें 90 में प्लस करता हूँ -8 तो वो हमारे पास 82 हो जाएगा। इट्स मीन कि a बीटा ब्रैकेट इज इक्वल टू -8 है। अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज में से एक वैल्यू नेगेटिव हो गई तो अब हमने क्या लिखना है, डाटा जो है वो क्या है, नॉट कंसिस्टेंट। गिवन डाटा इज नॉट कंसिस्टेंट, गिवन डाटा is not consistent because कौन है जी, a बीटा ब्रैकेट इज इक्वल टू -8। इस वजह से हमारा डाटा नॉट कंसिस्टेंट हो गया, इसको आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि बच्चों को ये पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है और उसका बी पार्ट है और बी पार्ट में हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास जनाब n इज इक्वल टू 50, n की वैल्यू 50 है। a ब्रैकेट इज इक्वल टू 40। इसी तरह b ब्रैकेट भी गिवन है और b ब्रैकेट आपके पास है जी 32 और इसके साथ साथ a b ब्रैकेट भी गिवन है। a b ब्रैकेट वो आपके पास है 15। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन का डाटा अपने 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल में फिट करेंगे और चेक करेंगे कि कोई वैल्यू नेगेटिव तो नहीं है अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज में से। जनाब n टोटल वो हमारे पास है 50। सबसे पहले a ब्रैकेट वो हमारे पास है 40। इसी तरह b ब्रैकेट वो हमारे पास 32 है और ए बी ब्रैकेट वो हमारे पास 15 है। जब ये वैल्यूज़ उसने आपको दे दी तो अब आप क्या कर सकते हैं, बाकी डाटा कंप्लीट कर सकते हैं, टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप गौर व फिक्र करें तो 50 - 40 सब बच्चों को मालूम होगा 10 है। इसी तरह 50 में से माइनस करते हैं हम 32 तो यहाँ पर हमारे पास 18 आ जाएगा। ये है 40 में से अगर हम क्या करें 40 - 15, 40 से 15 को माइनस करते हैं तो वो आ जाएगा 25। यहाँ पे 32 है, अगर हम 32 में से माइनस करें 15 को तो ये हमारे पास आ जाएगा 17। यहाँ पे फाइनल पॉइंट देखेंगे, ये है 10 से 17 माइनस करते हैं। 10 से जब 17 माइनस करते हैं तो -7 आंसर आ जाएगा इधर। अगर हम यहाँ पे 18 से 25 माइनस करते हैं, 18 - 25 तो 18 - 25 तो वो भी -7 आ गया।
लिहाजा अल्टीमेट क्लास फ्रीक्वेंसीज में से एक वैल्यू नेगेटिव आ गई तो हम लिखेंगे गिवन डेटा इज़ नॉट कंसिस्टेंट बिकॉज, क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट इज़ इक्वल टू -7 है, इसलिए हमारा डेटा जो है वो नॉट कंसिस्टेंस है। ये भी बहुत सिंपल सा सवाल था। और बिल्कुल इसी तरह इसका सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का बी और बी का थर्ड पार्ट। अब हम जानिब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अगर हम थर्ड पार्ट को गौर करें तो थर्ड पार्ट में उसने आपको क्या दिया हुआ है, n 1000, n की वैल्यू उसने दे दी 1000। हमारे पास है जी थर्ड पार्ट, n इज़ इक्वल टू 1000, ए बी ब्रैकेट इज़ इक्वल टू 200। फिर हमारे पास ए बीटा ब्रैकेट इज़ इक्वल टू 350 और अल्फ़ा बी ब्रैकेट इज़ इक्वल टू 500। जब ये डाटा गिवन होगा तो हम अपने 2x2 टेबल में 2x2 कंटीजेंसी टेबल में इस डाटा की वैल्यूज़ को फिट करके चेक करते हैं कि क्या आया डाटा कंसिस्टेंस है या कि नॉट कंसिस्टेंस। बिल्कुल उसी तरह हम यहाँ पर सिंपल ये वैल्यूज़ रेज़ करते हैं और वैल्यूज़ रेज़ करते हुए हम लिखेंगे क्या, n वो हमारे पास है जी 1000। ए बी ब्रैकेट, क्वेश्चन में ए बी ब्रैकेट गिवन है, ए बी ब्रैकेट वो आपके पास 200। ए बी ब्रैकेट के बाद ए बीटा वो यहाँ पर है 350। फिर यहाँ पर उसने अल्फ़ा बी वो उसने 500 दे दिया। अगर ये 500 गिवन है यहाँ तक, अब बाकी वैल्यूज़ हमने चेक करनी है कि क्या ये वैल्यू कहीं नेगेटिव तो नहीं है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई तो ये क्या होगा, डाटा विल बी नॉट कंसिस्टेंस। 5 6 7 ये हमारे पास 700 हो गया, ये 3 4 5 ये 550 हो गया। यहाँ पे हमारे पास 300 आ गया। अगर ये 300 से 350 माइनस करते हैं, 300 माइनस 350 तो आंसर क्या आता है -50 और ये हमारे पास आ जाएगा 450। इस तरह अगर गौर से देखें तो ये जो वैल्यू एक उसने नहीं दी थी वही नेगेटिव आ गई। तो सिंस द गिवन डाटा is not consistent because alpha beta bracket is equal to -50, ये भी नॉट कंसिस्टेंस हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी पार्ट है ये हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के सी पार्ट की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जी और उसका सी पार्ट। ज़रा गौर से सारे बच्चे इसको पढ़ें, देखें क्या ये क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट बच्चों को समझ आया। वो खुद कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो कोशिश करें कि वो बोर्ड पे सॉल्व होने से पहले अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर लें। कमेंट द फॉलोइंग डाटा कंसिस्टेंट। वो पूछ रहा है कि आपने ये जो डाटा गिवन है आपने इस पे कमेंट करना है कि ये डाटा जो है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। कमेंट द फॉलोइंग डाटा कंसिस्टेंट इन अ रिपोर्ट ऑफ द 100 स्टूडेंट अपीयर्ड इन अ टेस्ट। एक टेस्ट है, उस टेस्ट में 100 स्टूडेंट अपीयर हुए, तो इसका मतलब टेस्ट में जो टोटल स्टूडेंट की तादाद है वो यहाँ पे लिखी जाती है 100 स्टूडेंट अपीयर्ड इन अ टेस्ट। एक टेस्ट में 100 स्टूडेंट अपीयर हुए, 2x2 कॉन्टीजेंसी टेबल ड्रॉ करते हुए टोटल या ग्रैंड टोटल हम n की जगह पे लिखते हैं, तो n इज इक्वल टू 100। आगे कहता है 80 पास्ड इन स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में पास होने वाले बच्चों की तादाद
80 है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पे पास और यहाँ पे फिर फेल। पास इधर पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरफ, तो 80 विल पास, उनमें से 80 पास हो गए स्टैटिस्टिक्स में। 70 पास्ड इन मैथमेटिक्स। हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स में पास, मैथमेटिक्स में पास और फेल। 70 पास हो गए मैथमेटिक्स में। 100 स्टूडेंट अपीयर्ड इन अ टेस्ट, 80 पास इन स्टैटिस्टिक्स, 70 पास इन मैथमेटिक्स, 40 पास इन बोथ सब्जेक्ट। 40 ऐसे बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो गए, यानी मैथमेटिक्स में पास और स्टैटिस्टिक्स में, दोनों में यहाँ पे पास हो गए। अब ये पूछ रहा है कि कमेंट करें इस डेटा पे कि ये डेटा कंसिस्टेंट है या कि नहीं। उसके लिए हमें ये चारों वैल्यूज़ मालूम करनी पड़ेंगी और एक तो गिवन है, बाकी 3 मालूम करें। इन तीनों में से अगर कोई एक नेगेटिव होगी तो आपने कहना है कि ये नॉट कंसिस्टेंट है, और अगर चारों पॉजिटिव होंगी तो डेटा कंसिस्टेंट होगा। अगर यहाँ पर 100 है और ये 70 है तो ये फिर 30 होगा। 100 और 80 तो फिर यहाँ पे 20 होगा। अगर यहाँ पे 80 है तो यहाँ 40, तो इधर कितना होगा, अंडरस्टूड है, यहाँ पे भी 40 होगा। 40 प्लस 40 80 हो गया। यहाँ पे 70 है, 70 से 40 माइनस किए, 50, 60 और 70, यहाँ पे हमारे पास 10 आ गया, सॉरी 30 आ जाएगा। 30 प्लस 40 इज इक्वल टू 70। अब यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 40। यहाँ पर क्या लिखें कि इन दोनों को प्लस करने से यहाँ 30 आ जाए, या फिर अगर कॉलम वाइज देखें तो 30 में यहाँ पे क्या प्लस करें तो ये 20 आ जाए। तो मेरा ख्याल है कि सब बच्चों को मालूम होगा कि हम यहाँ पर क्या लिखें। यहाँ पे हमारे पास 40, 50, 60, 70 आ गया, यहाँ पे 80। तो यहाँ पर हमारे पास कितना बचता है, -10 नहीं बच रहा, 70 और 48। सॉरी, यहाँ पे गलती हो रही है जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन में मुझे कन्फ्यूजन थी। यहाँ पर 80 है, यहाँ पे 40 के बजाय 48 था। अगर गौर से क्वेश्चन को देखा जाए तो 80 पास इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है जी। इसके बाद कहता है 70 पास इन मैथमेटिक्स और साथ 48। अगर यहाँ पे 48 है तो फिर हम यहाँ से कुछ चेंजिंग करेंगे। चेंजिंग क्या होगी कि पहले तो हमारे पास 70 था, तो 70 से माइनस किया था हमने 40, बल्कि ये 48 माइनस करना था। तो 48 माइनस करने से यहाँ पे 22 आ जाएगा, 22 आ गया। यहाँ पे 80 माइनस 48, यहाँ पे 32 आ गया। अब गौर करें तो यहाँ पे दोनों जानब से -2 आ रहा है। -2 कैसे आ रहा है, 30 से माइनस करेंगे 32 तो -2 आ जाएगा, 20 से 22 माइनस करेंगे तो -2 आ जाएगा। बिकॉज अल्फ़ा गिवन डाटा नॉट कंसिस्टेंट, बिकॉज अल्फ़ा बीटा ब्रैकेट इज इक्वल टू -2। मैं आंसर में देख रहा था -2 आ रहा है, लेकिन हमारा आंसर -10 आ रहा था। ऐसा तो यहाँ पे कोई सवाल नहीं था कि जिसका आंसर
गलत दिया हो, लिहाजा हमने यहाँ पे 40 लिखकर अपने क्वेश्चन को गलत किया था, यहाँ पे 48 था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और उसका सी पार्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और उसका ए पार्ट और फिर बी और सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब जाने से पहले उसने लिखा हुआ है व्हाट इज़ मेंट बाय इंडिपेंडेंटनेस ऑफ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का इंडिपेंडेंटनेस क्या चीज़ होती है। मैं आप लोगों को सिंपल एक पेज पीछे जाने को कहूँगा और जहाँ पे उसने हेडिंग लिखी हुई है इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट, पेज नंबर 217 पे देखेंगे। पेज नंबर 217 पे लिखा हुआ है इफ़ एनी सैंपल ऑफ साइज n, कोई भी सैंपल n साइज का ले लें, द क्लास फ्रीक्वेंसीज ऑफ एट्रीब्यूट्स ए बी, फिर ए बी, ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट और ए बी ब्रैकेट। देयरफॉर अगर हमारे पास एक ए ब्रैकेट गिवन है, बी ब्रैकेट गिवन है, ए बी ब्रैकेट भी गिवन है और एन भी गिवन है, ये चारों पॉइंट्स गिवन हैं, सपोज करते हैं। तो अगर ए बी ब्रैकेट इज इक्वल टू ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट ओवर एन आ जाए तो हम कहेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, और अगर नॉट इक्वल हो तो फिर डिपेंडेंट हो जाएंगे। अगर हम पेज नंबर 217 पे गौर से पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल प्रोसेसिंग ए इज इक्वल टू ए ब्रैकेट ओवर एन, बी ब्रैकेट ओवर एन, ए बी ब्रैकेट, ये जो ए बी है ए बी ब्रैकेट ओवर एन। नीचे लिखा हुआ है टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट। ए और बी को हम उस वक्त ये कहेंगे कि ये इंडिपेंडेंट है, देन प्रोपोर्शन ऑफ ए बी इज इक्वल टू प्रोपोर्शन ऑफ ए प्रोपोर्शन ऑफ बी इंटू प्रोपोर्शन ऑफ बी। और नीचे उसने प्रूफ करके लिखा हुआ है फाइनल यही जवाब कि ए बी ब्रैकेट, इफ ए बी ब्रैकेट इज इक्वल टू ए ब्रैकेट इंटू बी ब्रैकेट ओवर एन, अगर ये इसके इक्वल होगा तो हम कहेंगे ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज इट्स नॉट इक्वल टू तो हम ये कहेंगे ए एंड बी आर डिपेंडेंट। इफ अगर क्या हो ए बी ब्रैकेट इज नॉट इक्वल टू ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट ओवर एन, अगर ये ना हो, आपस में इक्वल ना हो, तो देन फिर हम क्या कहेंगे ए एंड बी आर डिपेंडेंट। ए और बी जो है ये दोनों डिपेंडेंट होंगे, इक्वल होने पर इंडिपेंडेंट और इक्वल ना होने पर डिपेंडेंट। अगर आप पेज नंबर 219, एक पेज थोड़ा सा आगे चलें और वहाँ पे लिखा हुआ होगा आपके पास एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स, यह लिखा हुआ है कोरिलेशन ऑफ क्वालिटेटिव वेरिएबल। नीचे लिखा हुआ है द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी सेट टू बी एसोसिएटेड और नॉट इंडिपेंडेंट, इट्स मीन डिपेंडेंट। एसोसिएटेड या नॉट इंडिपेंडेंट व्हेन ए बी ब्रैकेट इज नॉट इक्वल टू ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट ओवर एन। अगर ये डिपेंडेंट हों तो डिपेंडेंट कब होंगे, जब दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे। इक्वल कब नहीं होंगे, उसकी दो कंडीशंस होंगी, या तो वो ग्रेटर देन होगा या वो लेस देन होगा। एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से ग्रेटर देन होगी या लेस देन होगी, तो फिर हम यहां पर कहेंगे पॉजिटिव एसोसिएशन, पॉजिटिव एसोसिएशन, या फिर हम कहेंगे नेगेटिव एसोसिएशन। पॉजिटिव एसोसिएशन कब होगी, ए बी ब्रैकेट इट्स ग्रेटर देन ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट ओवर एन, और नेगेटिव कब होगा, जब हम कहेंगे ए बी ब्रैकेट इट्स लेस देन ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट ओवर एन।
पॉजिटिव एसोसिएशन या नेगेटिव एसोसिएशन। हमने यहाँ पर 3 बातें पढ़ी। अगर हम ए बी ब्रैकेट इक्वल्स टू ए ब्रैकेट बी ब्रैकेट ओवर एन हो तो इंडिपेंडेंट, और अगर ना हो तो हम उसे कहते हैं डिपेंडेंट भी कहते हैं, एसोसिएटेड भी कहते हैं, और नॉट इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं। अगर नॉट इक्वल टू हो तो मज़ीद 2 कंडीशंस होती हैं, या तो वो ए बी ब्रैकेट ग्रेटर देन होगा या ए बी ब्रैकेट लेस देन होगा। अगर लेस देन होगा तो नेगेटिव एसोसिएशन, और अगर ग्रेटर देन होगा तो पॉजिटिव एसोसिएशन। ये कुछ डेफिनेशंस हमने इसको डिस्कस किया, सीखा, समझा, और इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका बी पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है और उसका बी पार्ट करेंगे, सी करेंगे, और वो इसी से रिलेटेड है, इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक को अच्छे तरीके से ज़हन नशी कर लें। इसी के साथ आज के लेक्चर का हम इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि अज़ीज़ तुलबा व तालबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता फ़रमाए। आप सब बच्चों को वालिदैन और उस्ताद कराम कि इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक अता फ़रमाए। इसके साथ साथ ऐ हमारे परवरदिगार, जब हमारा आखिरी वक्त हो तो हमारी ज़बान पर कलमा तय्यब जारी फरमा दीजिएगा, ताकि हमारा ख़ात्मा भी बिल ईमान हो सके। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।